रोहतक में उत्तराखंड से प्रधानमंत्री का लाइव कार्यक्रम देख रहे भाजपा नेताओं को किसानों ने करीब 7 घंटे तक बंधक बनाए रखा। हालांकि बाद में मनीष ग्रोवर ने भीड़ के सामने हाथ जोड़े तो विवाद खत्म हुआ। रोहतक के गांव किलोई के प्राचीन शिव मंदिर में किसानों ने बीजेपी पार्टी के दर्जन भर नेताओं को उस वक्त बंधक बना लिया जब वो उत्तराखंड से केदारनाथ धाम में चल रहे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देख रहे थे। किसानों को जैसे ही बीजेपी के नेताओं के मंदिर में आने की सूचना मिली तो देखते ही देखते वहां सैकड़ों किसान और ग्रामीण इकट्ठे हो गए और नेताओं को मंदिर के अंदर ही बंधक बना लिया। करीब 7 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चला। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए 3 जिलों झज्जर, सोनीपत और रोहतक की भारी संख्या में पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। किसान मांग पर अड़े रहे कि जब तक बीजेपी नेता माफी नहीं मांगेंगे तब तक उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं मनीष ग्रोवर के हाथ जोड़ने पर किसानों और बीजेपी नेताओं के बीच ये टकराव खत्म हुआ। तो बोल गए ये अड़ा रहे थे, ये जो मंदिर की कमेटी है इनका यूँ कहना था, अंदर बार बार इनकी सीमित कमेटी हुई हमारी सारे इकट्ठी। मंदिर की कमेटी ने यूँ कही है कि भाई मारे तो खाली जल चढ़ाने के लिए मारे तो कही गई थी, इन जल चढ़ाने की कही थी। फिर इन्हें आड़ा कर दिया ड्रामा पूरा, दोनों गेट बंद कर दिया। रियाड़ा अंदर जाकर न इन्हें पूरी वह मीटिंग बिठाई है और इनका यूँ कहना था कि हमने मीटिंग बूझ गए आड़ बिठाई है। किसानों ने बेरा ला गया, हमने बेरा ला गया तो हमसे बेरा डालिए और आगे का विरोध कर दिया। आज यही नहीं, बाद में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने स्पष्ट मना कर दिया कि उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी, उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़कर की है राम राम, जिसके बाद विवाद खत्म हो गया है और लोग अपने अपने घर चले गए। कोई माफी नहीं मांगी, राम राम की है। हमारे बुजुर्गों ने कहा राम राम कर दो, मैंने राम राम कर। कोई माफी नहीं मांगी, राम राम की है। हमारे बुजुर्गों ने कहा राम राम कर दो, मैंने राम राम कर। गौरतलब है कि करीब 7 घंटे तक किसानों ने भाजपा नेताओं को बंधक बनाए रखा, जिसके बाद प्रशासन के पसीने छूट गए और 3 जिलों के एसपी और फोर्स ने मोर्चा संभाला। हालांकि बाद में मनीष ग्रोवर मंदिर की बालकनी में आए और भीड़ के सामने हाथ जोड़े तो विवाद खत्म हो गया। कल हुए घटनाक्रम को लेकर भाजपा में रोष है और भाजपा ने आज एक कांग्रेस का पुतला फूंका है। लेकिन हमारे साथ है मनीष ग्रोवर। आखिर ऐसा क्यों हुआ सर? जो कल घटनाक्रम हुआ इसके पीछे आप सीधे सीधे कांग्रेस को ब्लेम ही क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा जैसे कल हम शांतिपुरम मंदिर में मत्था टेक रहे थे, भगवान शिव के केदार धाम में देश के प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद ले रहे थे और देश की जनता को संदेश दे रहे थे कि शंकर भोला के चरणों में आओ, सब मिलकर इस देश का विकास करें और जाति पाति से उठ के करें, ऐसा उनका संदेश था। परंतु आप लोगों के माध्यम से मुझे पता लगा कि उसमें सीधा सीधा किसान नहीं थे, वो कांग्रेस के समर्थक थे, दीपेंद्र के समर्थक थे, भूपेंद्र से और कलोई के लोग थे। किसान का एक भी झंडा नहीं था, कम्युनिस्टों का एक भी झंडा नहीं। आप रिकॉर्ड निकाले, वो संख्या उनकी कितनी भी हो, 20 हो 30 हो, अपने झंडे लेके चलते हैं, एक भी झंडा नहीं था। और उससे जिससे मुझे रात को पता लगा दीपेंद्र और भूपेंद्र, जिस तरह दीपेंद्र को और भूपेंद्र को मैं उनकी आंखों में खड़क रहा हूँ, उनका मनीष ग्रोवर को ले लो। सैकड़ों हमारे 500-600 कार्यकर्ता बैठे थे, किसी की ओर नहीं, खाली मेरे को निशाना टोर्चर क्यों बनाएगा? इसे साफ लगता है इलाहाबाद की जमानत जब्त और कांग्रेस का यहाँ से हारना। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ना मैं डरूंगा, ना रुकूंगा, ना झुकूंगा। मेरी माँ का नाम है सीताबाई, उसके खून से मैं पैदा हुआ। नहीं, आपको लगता है कि ये विरोध आपका था या मंदिर में जाने का था या भाजपा कार्यकर्ताओं? भारतीय जनता पार्टी के टोटल कार्यकर्ताओं का था उनका विरोध, परंतु उसको निशाना एक कमजोर कड़ी मुझे नजर आई। मेरे प्रति उन्होंने टोर्चर बनाया, किस तरह समाज के अंदर इसको फाड़ करूं, समाज में गिरना पैदा करूं। ये दीपेंद्र भूपेंद्र की चाल है, उसने 2016 में भी किया, अब भी ये चाल चलना चाहता था और किसी पे नहीं किया। खाली मनीष ग्रोवर की कड़ी कमजोरी समझकर खाली मेरा निशाना क्यों बनाया, मैं पूछना चाहता हूँ दीपेंद्र भूपेंद्र से। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि किलोई मंदिर ही क्यों चुना? मंदिर तो यहाँ भी बहुत थे, आप कोई नया विवाद को जन्म तो कांग्रेस का मंदिर है क्या? हम हर साल लोग जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, ये कौन सी उनकी रोक है? कल लिखा हुआ भूपेंद्र हुड्डा मंदिर, दीपेंद्र हुड्डा मंदिर लिखा है क्या? शंकर भोले हैं, सब जगह
रहते हैं, सबके चरणों में रहते हैं, इसलिए वो कौन होते हैं हमें बताने वाले। हम जहाँ मर्जी है जाएंगे, मंदिर हमारा है, मंदिर हमारा रहेगा, मंदिर में हम मत्था टेकेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। हजारों की संख्या में लोग बाहर थे, अंदर आप लोगों को बंधक बनाया था करीब 7 घंटे, आपको डर नहीं लगा? मेरे को बंधक नहीं बनाया, हमने उनको बंधक बनाया था, हमने रोक रखा था उनको। हम तो आराम से प्रसाद खा रहे थे, शंकर भोला के चरणों में बैठे और सारी हमारी बहनें अपना कीर्तन कर रही थी। अच्छा, अगला कदम क्या होगा? तो पुतला फूका रोष है भाजपा में, अगला भी कोई कदम? इसकी पोल खोलेंगे दीपेंद्र भूपेंद्र की, और पूरे प्रदेश में जाऊंगा, इनकी पोल खोलूंगा। ये भाईचारे को खराब कर रहा है। मैं सर छोटू राम के सामने मूर्ति में संकल्प लेके कह रहा हूँ, इसको जिस तरह जाति पाति की राजनीति करना चाहता है, हम होने नहीं देंगे। तो ये थे पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि जो कल जो घटनाक्रम हुआ है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हिसार के नारनौंद में बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी पर हमले के मामले में पुलिस ने नामजद 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसके बाद किसान मुकदमा रद्द करवाने की मांग पर अड़े हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले करीब 1 साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की नाराजगी का सामना लगातार नेताओं को करना पड़ रहा है। इस बीच हरियाणा के हिसार में बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा को भी किसानों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। बीजेपी सांसद जांगड़ा जैसे ही एक धर्मशाला का शिलान्यास करने पहुंचे, तो किसान उनका विरोध करने पहुंचे। किसानों पर आरोप है कि किसानों ने बीजेपी सांसद की गाड़ी पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया। इस दौरान उनकी ड्राइवर और गनमैन को हल्की चोटें आई हैं। देखिए, सुबह 11 बजे की घटना है। रामचंद्र जांगड़ा जी जो एमपी हैं, वो आए थे और यहाँ पे जांगड़ा समाज की एक धर्मशाला है, उनका उद्घाटन करने के लिए ये आए थे। तो जैसे ही ये वेन्यू पे पहुँचने ही वाले थे, तो 150-200 की संख्या में किसान इकट्ठा हुए और नारेबाजी करने लगे, जिसमें से 4-5 किसान इस गुट को छोड़कर तंगलियों से होके नारनौंद गांव की तंगलियों से होके एमपी साहब की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और गाड़ी को काफ़ी क्षति पहुंची है और एमपी साहब को भी चोट लगी है। तो उसके बाद पुलिस और किसानों में थोड़ी बहुत धक्का मुक्की व झड़प हुई है। उसके बाद एमपी साहब ने अपना स्पीच ख़त्म किया और वो वेन्यू के बाद 20-25 मिनट के बाद वेन्यू से निकल गए हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने 2 किसानों को राउंड अप किया, जिसके बाद किसानों ने हिसार दिल्ली हाईवे पर जाम लगा दिया था, लेकिन किसानों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया और किसानों ने भी जाम खोल दिया। रेलेवेंट सेक्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 किसानों को डिटेन किया था, जो किसान नेता के आग्रह पे प्रशासन से बातचीत होकर उनको छोड़ दिया गया है फिलहाल के लिए, और आगे की कार्रवाई जारी है। बहरहाल पुलिस ने नामजद 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। किसानों ने मांग की है कि दर्ज किए मुकदमों को खारिज किया जाए। वहीं बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा पर मामला दर्ज करने की मांग पर किसान अड़े हैं। उपचुनाव में इस बार बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा है और इसी बात को लेकर बीजेपी और जेजेपी के नेता खुशी जाहिर कर रही हैं। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से भी इस बात को लेकर खुशी जाहिर की गई। साथ ही इनेलो पर निशाना भी साधा गया। इलाहाबाद उपचुनाव के नतीजों को लेकर गठबंधन सरकार लगातार इनेलो पर हमलावर है। बेशक गठबंधन सरकार की जीत नहीं हुई है, लेकिन इलाहाबाद में वोट बैंक बढ़ने से गठबंधन सरकार बेहद खुश है। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर की सिरसा लोकसभा की सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि ये चुनाव बीजेपी पार्टी के लिए बड़ा चुनाव था, जिस पर इनेलो हालांकि जीत गई, पर बीजेपी ने अपना वोट बैंक बढ़ाया है। अगर आप इसका अच्छे से विश्लेषण करके देखें तो मुझे लगता है कि एक तो जो हमारा वोट परसेंटेज है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है, और जो वायदा लेकर जो कह करके जब तक ये 3 कानून जो है वापस नहीं होते हैं तब तक मैं जो है वो विधानसभा के अंदर नहीं घुसूंगा, और उसके नाम पर जो इस्तीफा दिया गया था तो वो भी लोगों के बात समझ में आ गई है कि किस तरह से इलाहाबाद की जो जनता है उनके साथ एक मजाक
हुआ है, क्योंकि अभी फिर से अगर उनका दोबारा इंटरव्यू देखें तो फिर से वो यही बात कह रहे हैं कि भी मैं हो सकता है कि मैं फिर से जो है वो इस्तीफा दे दूं। तो देखिए, लोगों की खून पसीने की जो कमाई है, जो टैक्स में वो लोग पैसा देते हैं, अगर हम उसको इस तरह से बार बार एक मजाक के तौर पर चुनाव में हम उसको खर्च करेंगे तो मुझे लगता है कि ये लोगों को ये चीज़ जो है वो हजम नहीं हो रही है, और इसलिए लोगों ने बड़ा करारा जवाब दिया है। वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी इनेलो पार्टी पर तंज कसा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो लोग चुनाव जीत गए वो भी खुश नहीं है। कार्यकर्ताओं की लगन मेहनत के साथ गठबंधन का उम्मीदवार जीता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय कार्यकर्ताओं की। हार जीत तो चलती रहती है, जो लोग जीते हैं वो भी शायद इतने खुश नहीं हैं जीत के, क्योंकि उनको 25-30 से नीचे कभी नंबर ही याद नहीं आता था। आज वो 6,000 6,500 तक पहुंचे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस के हालात प्रदेश में बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिस कारण वो लोग चुनाव जीते हैं, जो कहा करते थे कि वो चुनाव प्रचार भी नहीं करेंगे। कांग्रेस की हालत बद से बदहाल होती दिख रही है प्रदेश में। उसका नतीजा है कि जो लोग कहते थे हम प्रचार नहीं करेंगे, जो लोग कहते थे हम तो 30,000 से जीतेंगे, उनकी हालत भी 6,500 तक आने की। इलाहाबाद उपचुनाव में बेशक इनेलो की जीत हुई है, लेकिन बीजेपी और जेजेपी के नेता इस बात को लेकर खुश हैं कि गठबंधन का उम्मीदवार 60,000 वोट तक पहुंचा है और इसी को लेकर अब बीजेपी और जेजेपी इनेलो पर हमलावर हैं। दिवाली पर खुशी के मौके पर लोगों ने खूब पटाखे फोड़े, लेकिन वो ये भूल गए कि अगली सुबह उनका सामना दमघोटू धुएं से होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा। अगली सुबह दिवाली का प्रदूषण स्तर गंभीर स्थिति में पाया गया। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी और राज्य सरकारों के दावों को लोगों ने धुआं कर दिया। जमकर आतिशबाजी के बाद दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की हवा दम घोटू हो गई है। दिवाली की रात जबरदस्त आतिशबाजी का असर अभी भी बरकरार है। देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। त्योहार पर तो लोगों ने दिल खोल के पटाखे फोड़े, लेकिन अब उसी का असर लोगों को बेचैन कर रहा है। दिवाली पर पटाखों के बैन का कोई असर नहीं दिखा और देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर पटाखे जलाए गए। इसी का नतीजा ये हुआ कि दिल्ली की आबोहवा जहरीली हो गई है। पहले मतलब साइकिल इतनी जल्दी थकते नहीं है, साइकिल चलाते हुए पॉल्यूशन की वजह से लंग्स में दिक्कत होती है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम, फिर लंग्स में दर्द, जलन भी होती है, दर्द भी होने लग जाता है। पहले मतलब अच्छे से दिखता था, थोड़ा कम दिखता है पॉल्यूशन की वजह से। दिवाली बम जलते इतने इंडिया में, बैन होने के बाद भी जलते ही है। राजधानी सहित एनसीआर के अधिकांश इलाके प्रदूषण की चादर में लिपटे नजर आए। दिल्ली में वायु गुणवत्ता 400 के पार हो गई है, जो काफी खतरनाक माना जाता है। तो वहीं ये भी दावा किया गया कि दिवाली के बाद 5 साल में सबसे खराब वायु गुणवत्ता है। दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। हाँ, थोड़ा फॉग वॉग भी दिखती है आसपास और ब्रीदिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। और जैसे हम तेज चलाते हैं साइकिल तो वही ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है और सामने का दिखते नहीं ज़्यादा दूर तक। डेली तो हम नहीं आते हैं, वैसे आज ही हम निकले इतनी दूर तक हम नहीं जाते डेली, तो आज थोड़ा प्रॉब्लम फेस हुई है हमें। पोल्यूशन तो बहुत है, दिवाली के बाद खासकर ज़्यादा पोल्यूशन हो गया। दिल्ली में पहले बहुत पोल्यूशन था, पहले तो क्योंकि गाड़ी जितनी चल रही है, कार वार और फैक्ट्री की तरफ पोल्यूशन छोड़ रही है, तो यही सब बात है। और अब साइकिल चलाते हैं थोड़ी वो भी हो जाता है हाफनेस, और ह्यूमिडिटी भी बहुत है, और फॉग में कुछ ढंग का दिखाई भी नहीं देता। दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। AQI 533 पर है। गौरतलब है कि त्योहारों से पहले दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2022 तक पटाखों पर पूर्ण रोक लगा दी थी, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने नियमों का मजाक उड़ाया, जमकर आतिशबाजी की और अब आलम कुछ यूं है कि इस जहरीली हवा में घर से बाहर निकलने में भी लोग कतरा रहे हैं। दिल्ली का ये हाल तब है जब सरकार ने यहाँ पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया था। लोगों ने दिल खोलकर पटाखे फोड़े, कुछ तो अपनी खुशी के लिए और कुछ नियमों का मजाक उड़ाने के लिए, जिसका असर अगली सुबह देखने को मिल गया।
पलवल में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग का अपहरण कर आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पलवल में एक नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। दरअसल 16 साल की नाबालिग घर से किसी काम के लिए बाहर निकली तो रास्ते में गांव निवासी ही एक युवक जबरन उसे बारात घर ले गया, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने शोर मचाया तो उसकी मां मौके पर आई, आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। जिसके बाद आरोपी ने मां बेटी के साथ मारपीट की। आरोप है कि दोनों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। मौके से फरार हो गया। पीड़िता का आरोप है कि जब वो शिकायत लेकर महिला थाने पहुंची तो मुकदमा दर्ज करने के बजाय उल्टा उसे ही धमकाया गया। लड़का मुझे पता नहीं, तो लड़का बाहर खड़ा था, मैं मुंह बंद करके मेरे को ले गया। तो अपराध घर हमारे घर के सामने, वहाँ पर ले जाकर मेरे सामने फिर गलत काम करो। मैं जैसे मैं चिल्लाई ना, मम्मी आ गई, मम्मी गर्दन पकड़ के मम्मी धरती में टैक मारी। जब कह रहा हूँ मम्मी फेंके मार के, जब हम चिपटे हुआ तो चिपटे ना, जब भग गो उतरे। हालांकि महिला थाना प्रभारी ने धमकाने के आरोप को खारिज कर दिया है और कहा कि उन्होंने लीगल एडवाइजर के सामने पीड़िता के बयान दर्ज कराए। जो शिकायत उसने दी है उसके आधार पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। लीगल एड को बुलवाया गया था। लीगल एड के सामने बच्चे ने खुद बयान दिए हैं और लीगल एड के बयान पे ही बच्ची ने जो बताया उसी पे मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद मुकदमे की जो प्रोसीडिंग होती है उसमें 164 के बयान करवाए गए। 164 के बयान में बच्चे ने जो एलिगेशन लगाए, रेप बारे, पहले छेड़खानी बारे एलिगेशन थे, उसके बाद 164 की स्टेटमेंट होने के बाद उसने आरोप लगाए रेप बारे। तो उसके बाद उसका मेडिकल भी करवाया गया है और CW के सामने काउंसलिंग भी करवाया गया है। जो प्रोसीडिंग होती है मुकदमे की वो पूरी की जा चुकी है। आरोपियों की तलाश जारी है। फिलहाल आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद से ही फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। देखना अब यही होगा कि पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार कर पाती है। NIT फरीदाबाद के प्याली चौक इलाके में एक युवक का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। NIT फरीदाबाद में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव नाले में पड़ा मिला। तस्वीरें NIT फरीदाबाद के प्याली चौक इलाके की हैं। यहाँ नाले में अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला। स्थानीय लोगों के मुताबिक उनके बच्चे नाले के पास कूड़ा फेंकने के लिए आए थे कि उनकी निगाह नाले में पड़े शव पर पड़ गई, जिसके बाद बच्चों ने उन्हें सूचना दी और मौके पर पहुंचे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ऐसा कुछ नहीं था, हमारे बच्चे थे जो कूड़ा फेंकने आते हैं, उन्होंने कूड़ा फेंका जब उन्होंने देखा है, उसके बाद उन्होंने हल्ला मचा जैसे, फिर हमारे लोग भाग के हमने देखा जी ऐसा कोई इंसान गिरा पड़ा इसमें। हमने छेड़खानी करी नहीं थी क्योंकि देखो ये कानून का मामला है। वही मामले में थाना डबरा के SHO महेंद्र सिंह की माने तो हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। मृतक युवक की उम्र लगभग 30 और 35 के बीच है, लेकिन अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। सर करीब 3 बजे हमें सूचना मिली कि एक मेल पर्सन एज अबाउट 30-35 ईयर्स है, उसकी डेड बॉडी प्याली चौक के पास गंदे नाले में पड़ी हुई है उल्टे मुंह, जिस पर सूचना पर सब इंस्पेक्टर वेद प्रकाश मौके पर आए। मैं भी मौके पर आया, आकर के देखा डेड बॉडी काफ़ी गली सड़ी जीर्ण अवस्था में, जिसके लिए हमने सीन ऑफ क्राइम टीम को मौके पर बुलाया, क्राइम टीम को मौके पर बुलाया और मौका के फोटो लिए हैं और उसकी वीडियो फिल्म बनाई और आगे पोस्टमार्टम में और जांच में जैसी भी रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मृतक युवक की पहचान की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखना अब यही होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आता है। सोनीपत में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खड़े मां बेटे को कुचल दिया, जिसके बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा में अक्सर तेज रफ्तार कहर कई लोगों को मौत की नींद सुला चुका है, लेकिन बावजूद इसके लोग सबक लेने के बजाय आए दिन नए हादसे को अंजाम दे रहे हैं। सोनीपत में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। करकौदा स्थित गांव पिपली के पास सड़क किनारे खड़े मां बेटी को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया और आगे निकल गया। दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। मृतक महिला लता और मृतक वंश गांव रबड़ा के रहने वाले थे। पिपली गांव के पास हमारे साढ़े की बाइक खराब हो गई, तो वहाँ पीछे से मेरी
भाभी और मेरा भतीजा स्कूटी पे आ रहे थे। मेरे साले ने वहाँ रुकवा लिया कि भाई मैं मिस्त्री लेने जा रहा हूँ, आप स्कूटी दे दो। वो स्कूटी पे मिस्त्री लेने चलेगा। पीछे से एक ट्रैक्टर जो वंश भट्टे वाले का ट्रैक्टर था, उसने गफलत और लापरवाही से चलाते हुए मेरे भतीजे को और मेरी भाभी को एक्सीडेंट कर दिया। वहीं पर ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई। हादसे की खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया गया। ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी चालक की गिरफ्तारी की कोशिशें पुलिस कर रही है। ये नियर पिपली गांव के पास की घटना है, जो वहाँ पे इनकी बाइक खराब हो गई थी। बाइक खराब होने पे वो साइड में लगा के उसको ठीक करने की वो कर रहे थे। तो बाइक पे इनका मम्मा था और ये स्कूटी पे थे, तो ये वहीं थे। तो इनका मम्मा स्कूटी पे मिस्त्री को लेने के लिए चला गया, तो एक ट्रैक्टर वाला तेज गफलत लापरवाही से चलाता हुआ इनको रोनता हुआ चला गया। तो वहीं मौके पर वहीं ट्रैक्टर को काबू कर लिया गया। ट्रैक्टर छोड़ के भाग गया, तो उसकी गिरफ्तारी डाल लेंगे, उसको पेश किया जाए। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार है। पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है। देखना अब यही होगा कि पुलिस ट्रैक्टर चालक को कब तक गिरफ्तार करती है। भिवानी में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने आशंका जताई कि शराब पीकर झगड़ा होने पर ईंट या पत्थर मारकर व्यक्ति की हत्या की गई है। त्योहारों को लेकर बीते कई दिन से शहर में पुलिस की चाक चौबंद इंतजाम है। बावजूद इसके त्योहार के दिन पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। घटना सब्जी मंडी पुलिस चौकी के पास टैक्सी स्टैंड की है, जहां एक युवक का शव मिला। हालांकि मृतक व्यक्ति की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। बिना पहचान के ये मौत है या फिर हत्या, इसका पता लगाना पुलिस के लिए पहेली बन गया है। सूचना पाकर डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह, सीआईए और एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। डीएसपी की माने तो इस व्यक्ति की मौत सिर और कान के पीछे गहरी चोट लगने से हुई है। आशंका जताई जा रही है कि शराब पीकर झगड़ा होने पर युवक की हत्या की गई। एक व्यक्ति नामालूम जिसने कोट पैंट डाले हुए हैं, उसके सिर में चोट लगी हुई है और वो मृत अवस्था में पड़ा है। काफ़ी खून निकला हुआ है, जिस पर हमने मौके पर आके जांच की। जांच करने पर पाया कि ये जो मृत व्यक्ति है, इसके सिर में जो है ना कान के पीछे चोट लगी हुई है। बाकी इसने कोट पैंट डाल रखे हैं, नीचे नीले कपड़े डाल रखे हैं। एक बंद मोबाइल छोटा जिसकी जेब से मिला है, जो बंद था, उसमें जो एक नंबर निकला है जिस पे इस द्वारा कल बात की गई थी, वो किसी राजू नाम के व्यक्ति का है, जो पलसाना राजस्थान सीकर का रहने वाला है, जिसको फ़ोन पर सूचना दी गई है और उसे बुलाया गया है ताकि इस व्यक्ति की पहचान हो सके ये व्यक्ति कौन है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हुई है, लेकिन मृतक के फोन से अंतिम कॉल राजस्थान निवासी राजू को किया गया है। पुलिस ने राजू को जांच के लिए बुलाया है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सोनीपत के सैनीपुरा में आतिशबाजी को लेकर दो पड़ोसियों में विवाद हो गया, जहां एक पक्ष ने दो युवकों और उनके पिता पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। सोनीपत के सैनीपुरा में दिवाली के दिन हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर दो युवकों और उनके पिता पर पड़ोसियों ने चाकू से हमला कर दिया। पूरा विवाद आतिशबाजी को लेकर शुरू हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बड़ा हुआ कि पड़ोसियों ने पीड़ित पक्ष पर चाकुओं से कई वार कर दिए। आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। पड़ोसी मौके से जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। इसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया। उसका पता लग गया, इस साल रहे तो नागा थप्पड़ मार दिया। पूछने गए, पूछते आना उन्हें ईट मनवा था, फलाना नू डिगड़ा नू ईट मारी पका गए। पापा के सर में लागी, फिर हाथ पाई हुई, फिर गाँव घुमा छुटवा दिया था। मैं पट्टी करवाने चला गया, वो फिर धोखे था मार गए गिल्ला, तो छोटे गए। आपके भाई को? हाँ। क्या नाम था? गौरव। चाकू मारी उसको? चाकू मार रखे दो छाती। झगड़ा उनका वैसे बदमाशी में तो चाले है वो। मामले में पुलिस जांच अधिकारी चांद सिंह ने कहा है कि पटाखे छोड़ने को लेकर सैनीपुरा में विवाद हुआ था। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर आरोपी पड़ोसियों मोहित और मनीष कुमार और उनके दो साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पहले से कोई रंजिश चल रही थी किसी बात को लेके,
तो उस रंजिश में एक गौरव नाम का लड़का था जिसको चक्कू मार दिए थे। कोई पटाखे फोड़ने को लेकर भी बात? हाँ, पटाखे फोड़ने को भी वो अपने घर के जो गौरव था वो अपने घर के उस गौरव का भाई था सचिन, वो पटाखे बजा रहा था, तो इसी बात को लेकर फिर उन्होंने झगड़ा हो गया था। मृतक का क्या नाम है? मृतक का गौरव। क्या करता था? ये अपना घर मेहनत मजदूरी का काम करता था। गौरव के अलावा घायल गौरव के अलावा उसका पिताजी है जय सिंह। मारने वाले कितने लोग? मारने वाले 4 लोग थे। गिरफ्तार कर लिया? हाँ, 3 को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी पक्ष के 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस विवाद के पीछे पुरानी रंजिश भी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।